हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अनुनासिक क्या होते हैं, निरुनासिक क्या होते हैं, इसके अलावा हलंत क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, पार्श्विक क्या होते हैं, कुंठित क्या होते हैं। तमाम ऐसी प्रमुख जो है शब्दावलियां हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। साथ ही साथ आज हम लोग चर्चा कर लेंगे घोष और अघोष के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अल्प प्राण। पहला हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे प्राण क्या होता है। प्राण माने होता है वायु, प्राण माने होता है वायु, या इसी को आप लोग कहते हैं हवा, या इसी को हम लोग कहते हैं श्वास। ठीक है, और अल्प माने होता है थोड़ा या कम। अल्प माने होता है थोड़ा, या इसी को आप लोग कहते हैं कम। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु या हवा या श्वास की कम मात्रा निकलती है, ऐसे ही वर्णों को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में वायु की या हवा की या श्वास की थोड़ी मात्रा निकलती है या कम मात्रा निकलती है, ऐसे ही वर्णों को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी अक्षर आता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। साथ ही साथ इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। कौन से व्यंजन, तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक फार्मूला बन गया 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसी को आप याद रखेंगे कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी अक्षर आता है। साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये आते हैं। क्योंकि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, हमने पहले ही बताया है आपको कौन कौन य, र, ल और व आते हैं। जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा क, फिर यहाँ लिखा हमने ख, यहाँ लिखा ग, यहाँ लिखा हमने घ और यहाँ लिखा हमने अंगा। ठीक, यहाँ लिखा च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, ठीक है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये होते हैं 5 वर्ग। हमने बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर ये वर्ग ना समझ में आ रहा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो आप जाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने बताया था 5 वर्ग होते हैं। इस वाले को आप लोग कहते हैं क वर्ग कहते हैं, इस वाले को आप लोग च वर्ग कहते हैं, च वर्ग, और इस वाले को आप लोग कहते हैं ट वर्ग, इसको कहते हैं त वर्ग, इसको कहते हैं हम लोग प वर्ग। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का यानी ये सभी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, और हर वर्ग का पहला, तो ये पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया, यह पांचवा हो गया। ठीक है, तो ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। अब हमने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो ये वाली लाइन यानी ये पहली लाइन, इसके बाद तीसरी लाइन ये वाली, ठीक, इसके बाद ये 5वीं लाइन, ये क्या है भाई, ये सभी के सभी क्या हैं, अल्प प्राण हैं। यानी ये पहला, तीसरा और ये पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण है। यानी इस वाली लाइन के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरी लाइन के जितने भी अक्षर वर्ण हैं, ये सभी क्या होंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। ये 5वें वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ जो य और ल व का उच्चारण होता है वह भी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत ही आता है।
इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो श्वास की कम मात्रा निकलती है। ठीक है, तो आशा करते हैं यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं महाप्राण। क्या पढ़ेंगे? महाप्राण। अगली शब्दावली क्या है? महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं भाई? अगर आपसे कोई पूछ ले कि महाप्राण किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो पहले इसके शब्दावली को यहाँ समझिएगा। प्राण माने हमने अभी बताया क्या होता है? वायु, या इसी को आप कहते हैं हवा, या इसी को आप लोग कहते हैं श्वास। श्वास यानी सांस जिससे आप लोग कहते हैं। और महा माने होता है अधिक। महा माने होता है अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु, हवा या श्वास की अधिक मात्रा खर्च होती है या अधिक मात्रा निकलती है, ऐसे ही वर्णों को, ऐसे ही अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, चौथा अक्षर आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो ये दूसरा लाइन है। ये क्या हो गया भैया? दूसरा वाला ये क्या हो गया? ये महाप्राण हो गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और ये चौथा जो बचा हुआ था, ये सभी क्या है भाई? ये महाप्राण है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है, अक्षर है, ये सभी के सभी महाप्राण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह महाप्राण कहलाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं, जितने यही लिख दे रहे हैं, जितने ऊष्म व्यंजन होते हैं, यह किसमें आते हैं? तो आप क्या बताएंगे? यह आते हैं किसके अंतर्गत? यह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण बराबर फार्मूला बन गया 2-4 यानी 24 धन ऊष्म व्यंजन। और अल्प प्राण का फार्मूला क्या बन गया? तो यही लिख लीजिएगा, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, जिसमें या रा लाव आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है? या रा लाव। 24 का मतलब क्या हुआ? दूसरी लाइन और चौथी लाइन प्लस ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आता है भाई? तीनों से आते हैं, तो ऐसे लिख लीजिएगा, तीनों से आता है। साथ ही साथ और कौन आता है। तो ये जो चार वर्ण होते हैं ये सभी के सभी किस में आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी 24 प्लस 100 है, इसमें 135 प्लस य र ल व। समझ में आ रहा है? तो अल्प प्राण और महाप्राण आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगली शब्दावली समझ लेते हैं। अघोष किसे कहते हैं? क्या समझेंगे? अघोष। तो चलिए अघोष और सघोष भी हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पर जरा आपको समझा देते हैं अघोष और सघोष। ठीक है, अब हम लोग तीसरी शब्दावली पढ़ लेते हैं। क्या? तो आप बताएंगे अघोष। क्या पढ़ेंगे? अघोष किसे कहते हैं? अघोष। अघोष किसे कहते हैं भाई? तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है। अ का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब होता है आवाज़, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आवाज़ ना उत्पन्न हो। ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में आवाज़ ना उत्पन्न हो, केवल श्वास की मात्रा से, केवल श्वास से ही, हवा से ही, वायु से ही वर्ण उच्चारित हो जाए। केवल हवा से, श्वास से ही वर्ण उच्चारित हो जाए, ऐसे ही वर्णों को हम लोग अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आता है। साथ ही साथ आपको बता दें तीनों से आते हैं इसके अंतर्गत। कौन आता है? तो तीनों से, यानी हम लिख सकते हैं 12 प्लस तीनों से इक्वल टू अघोष। यानी अघोष किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अघोष की परिभाषा क्या होगी? घोष माने आवाज़, अ माने नहीं, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज़ नहीं उत्पन्न हो, मतलब आवाज़ ना आए, ज़्यादा जो है वायु की मात्रा खर्च ना हो, आवाज़ ना उत्पन्न हो, बस क्या हो कि श्वास से, हवा से ही जैसे लगे कि घर्षण होकर के आवाज़ या वर्ण उच्चारित हो गया, अक्षर उच्चारित हो गया, ऐसे ही वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? केवल श्वास की मात्रा से, हवा की मात्रा से ही जो है वर्ण उच्चारित हो जाते हैं, ऐसे ही वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अघोष कहते हैं। ठीक है, केवल जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास यानी सांसों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है और वर्ण उच्चारित हो जाते हैं, तो ऐसे ही वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा
और साथ ही साथ तीनों श वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, मतलब ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, यह दोनों क्या होंगे भाई? तो आप बताएंगे यह दोनों कहलाएंगे अघोष। क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। ठीक है। और अगर यहीं बात कर लिया जाए चौथे का सघोष का, सघोष किसे कहते हैं तो इसको भी समझ लीजिए। इसी को हम लोग सघोष कहते हैं, या कहीं कहीं ऐसे घोष लिखा रहता है। घोष माने होता है आवाज, घोष माने आवाज, यानी ऐसा वर्ण, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में आवाज उत्पन्न हो, उसे ही हम लोग सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। अर्थात आवाज के साथ जो है वर्णों का उच्चारण हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं हमारी झंकृत हो जाती हैं, अर्थात इसमें एक नाद, एक आवाज़ उत्पन्न होता है, और इसी आवाज़ को ही, ऐसे उच्चारण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सघोष बोलते हैं। ठीक। तो घोष का मतलब ही होता है आवाज़, यानी आवाज़ के साथ क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? स माने होता है साथ साथ। देखिए, स माने साथ साथ, घोष माने आवाज़, यानी आवाज़ के साथ वर्णों का उच्चारण होता है। तो ऐसे ही वर्णों को क्या बोलते हैं हम लोग? तो आप बताएंगे सघोष कहते हैं। और सघोष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। साथ ही साथ इसमें जो छूटा था, देखिए है छूटा था, और क्या छूटा था भाई? है के अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। कौन? अंतस्थ व्यंजन, ऐसे लिख लीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर, यह किस में आते हैं? तो आप बताएंगे यह आते हैं सघोष के अंतर्गत। तो ये बन गया इसका फार्मूला। ऐसे ही आप याद कर लेंगे, 345 प्लस है प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? तो य, र, ल, व, ये आता है अंतस्थ व्यंजन में। और सभी स्वर में कहाँ से कहाँ तक? तो अ से कहाँ तक होंगे भाई? अ तक। ये क्या है? सभी स्वर हैं। अंग और है नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वह अयोगवाह होते हैं। ठीक। और है भी इसी में आ जाता है। यानी अगर सघोष की परिभाषा कोई पूछे तो आप बताएंगे 345 प्लस है प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। कैसे होगा? देखिए, प्रत्येक वर्ग का हमने क्या कहा भाई? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तो यहीं से लाइन बनाइए और इतना इधर घेर दीजिए। अब इधर वाला क्या कहलाएगा? तो आप क्या बताएंगे? इधर वाला सघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सघोष, या इसी को आप लोग क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को आप घोष कहते हैं। तो कोई सघोष पूछे या घोष पूछे, बात एक ही है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल कुछ और शब्दावलियों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।